हेलो एवरीवन। तो आज हम चल रहे हैं महात्मा गांधी पार्ट 4। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, और यही वो ट्रेन है साउथ अफ्रीका में जहां से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, जबकि इनके पास एक क्लास की टिकट थी। और यहीं से बनना सफ़र स्टार्ट हुआ इनका गांधी से महात्मा का। और बाद में यहीं पर हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जो इस ट्रेन को पे गए और या इस पल को याद किया और फिर से इस मोमेंट को यादगार बना दिया। जी हाँ, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो हम चल रहे हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यही हमारी इस सीरीज का 4th पार्ट है। तो हम चलते हैं फिर इस क्वेश्चंस पर। जी हाँ, इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के इतिहास के बारे में इन कथनों पर विचार करें। जो ऑप्शन फर्स्ट है, गेरिबाल्डी को इटली में पितृभूमि के पिता में से एक माना जाता है क्योंकि वह इटली के निर्माण से जुड़ा था। जी हाँ, और सेकंड की बात करें हम यहाँ तो हो ची मिन जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त वियतनाम के संघर्ष में उनके योगदान के लिए सार्वभौमिक रूप से अंकल हो, इन्हें अंकल हो के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी जो स्टेटमेंट 3 है, यूएसए को ग्रेट ब्रिटेन से मुक्त कराने में उनके योगदान के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को उनके देश का पिता माना जाता है। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे कि हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिन्हें इंडिया का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ठीक वैसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन की बात है। तो यहाँ पर चलते हैं हम कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। यहाँ पे है ओनली 1, ऑप्शन बी 1 and 2, 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन में जहां भी आपको ऑल ऑफ द अबव देखने को मिले तो 99% चांस होंगे कि आपका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी। जी हाँ, यहाँ पर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर बात करें तो जनवरी 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक का मतलब 20 साल के निवास के बाद अपने देश से लौटे 1917 में। ऑप्शन जो सेकंड है हमारा स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए और उस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बने। और स्टेटमेंट 3, अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका ही था जहां महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जाना जाने वाला नॉन वायलेंस विरोध की जो एक टेक्निक अपनाई, जिसे हम सत्याग्रह बोलते हैं, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर किया, जो पहली बार किसी अपर कास्ट के भारतीयों को लो कास्ट जाति या महिलाओं के भेदभावपूर्ण व्यवहार के स्तर किया वहां पर। तो आपने बताना इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। जी हाँ, आप जैसे सबको पता होगा कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि महात्मा गांधी ऑलरेडी 1915 में इंडिया में आए थे, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 1970। दैट्स व्हाई आंसर इज जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी 2 and 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर यहां बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इट्स मीन्स 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा जो वक्तव्य है, सेंटेंस है, स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो यहां पर चलते हैं हम स्टेटमेंट फर्स्ट की ओर। जी हाँ, 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन ने
मध्यम वर्गों के बीच, जो हमारी मिडिल क्लास है उसके बीच अपनी अपील को व्यापक बना दिया था। और यहां पर चलते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट की ओर। 1905 टू 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने वकील समुदायों के बीच अपनी अपील को व्यापक बना दिया। और यहां पर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट सी जो लाल बाल पाल से रिलेटेड है, और ऑप्शन डी कि स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उग्रवादी विरोध की वकालत की। नरमपंथियों का एक समूह था जो अधिक क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता था। तो यहाँ पर बताना है कि हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल गलत है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की, कि जो उस टाइम जो लॉयर थे, अगर हम बात की जाए तो उनकी अपील से स्वदेशी मूवमेंट चला, जो कि टोटली रोंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा है, यही था गलत। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की यहां बात की जाए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इट्स मीन किस वर्ष महात्मा गांधी ने एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में उपस्थिति दर्ज करवाई। तो जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1916। अगर हम यहाँ पर स्पष्टीकरण दूं तो आपको पता होगा जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में इनसे मिलने 2 टाइम्स गए थे। और आपने मुझे कमेंट करके बताना कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो वैसे मैंने पहले भी इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुका हूं। अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो गांधी जी ने 1 वर्ष ब्रिटिश भारत में घूमने, बल्कि भारतीयों से मिलने, उन लोगों को जानने में बिताया। 1915 की बात है, 1916 के अंदर जब उन्होंने काम किया। उनकी पहली जो प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति हुई वो फरवरी 1916 में हुई। कहां पर हुई? ये घटना है फेमस को विश्वविद्यालय, कहां की? BHU की, जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1916, दैट्स वाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव मार्क महात्मा गांधी आउट एज ए नेशनलिस्ट? अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस पहल ने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रवादी के रूप में चिन्हित किया? तो इसमें से कौन सा कारण था? अगर यहां पर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। आपको सबको पता होगा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है महात्मा गांधी का इन इंडिया, वो है पहले चंपारण है, फिर अहमदाबाद है, फिर खेड़ा है। कि पहल ने गांधी जी को गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति के साथ राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट के रूप में चिन्हित किया। अब चलते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। साउथ अफ्रीका में पहल ने गांधी जी को गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति के साथ राष्ट्रवादी के रूप में चिन्हित किया। तो आपने इन सब में क्या बताना है? इन सब में आपने बताना है कि गांधी जी को नेशनलिस्ट के रूप में किसने यहाँ पर प्रेरित किया, यहां से उनको पहचान मिली। सी 1919-1920 के खिलाफत आंदोलन ने गांधी जी को गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति के साथ राष्ट्रवादी में चिन्हित किया। और ऑप्शन डी 1920 से 22, जिसे हम कहते हैं 1919-20 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 20-22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इनमें से कौन सा था? अगर इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा, यहाँ पे बात की जाए, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, जैसे महात्मा गांधी 1915 में आए और 1916 में उन्होंने अपना 1 साल यहाँ पर समझने के लिए बिताया इंडिया और इंडिया के लोगों को। इसी के साथ जो 3 मूवमेंट देखने को मिले, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, यही वो 3 मूवमेंट है जिससे महात्मा गांधी को नेशनलिस्ट के रूप में, राष्ट्रवादी के रूप में चिन्हित किया गया। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है हमारा रोलेट एक्ट से रिलेटेड। रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के देशव्यापी अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये है, तो इसका कौन सा होगा? इसका फर्स्ट है, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के जो सिटीज से शहर में जीवन में ठहराव आ गया क्योंकि भारत बंद के जवाब में दुकानें बंद हो गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना की बात की जाए, क्योंकि आज भी मार्केट बंद पड़ी है और स्कूल बंद हो गए। सेकंड स्टेटमेंट, विरोध जो है पंजाब में
विशेष रूप से तीव्र था। और देखो विडंबना भी यह है कि पंजाब में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं कोरोना के। चलो एनीवे, जहां कई लोगों ने युद्ध में ब्रिटिश पक्ष की सेवा की थी, उनकी सेवा के लिए पुरस्कृत होने की उम्मीद। और थर्ड, पंजाब में आगे बढ़ते समय गांधी जी को हिरासत में लिया गया। ये कब की बात है? रोलेट एक्ट की। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन था कि कांग्रेसियों को भी गिरफ्तार किया गया। तो आपने बताना इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन 2, 3। यहां पर अगर बात की जाए फिर से ऑप्शन डी की, जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया कि आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। दैट्स व्हाई आंसर डी इज राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रोलेट एक्ट की अगर मैं सबसे बड़ी खास बात बताऊं तो ये रोलेट एक्ट वही है बच्चों जहां पर सबसे बड़ा जो स्लोगन दिया गया था वो ये था, ना कोई दलील, ना कोई वकील और ना ही कोई अपील। जी हाँ, रोलेट एक्ट इससे रिलेटेड था। अब चलते हैं, मतलब किसी को भी शक के बेस पर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो गिरफ्तार कर सकती थी, और ना तो उसको वकील रखने की आजादी थी और ना ही उसकी दलील सुनने की और ना ही वापस अपील करने की। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 जो जुड़ा हुआ है वो है 1920 से 22, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो आप में इस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट थी वो है रोलेट सत्याग्रह, जिसने गांधी जी को वास्तव में नेशनल लीडर बना दिया। और इसकी सफलता से प्रेरित होकर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के अभियान का आह्वान किया। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है उपनिवेशवाद की इच्छा रखने वाले भारतीयों को स्कूल, कॉलेज और कानून अदालतों में जाने से रोकने के लिए कहा गया तथा करों का भुगतान नहीं किया गया। तो ये है ताकि स्वेच्छा से ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम त्याग कर सके। थर्ड, उस संघर्ष को और व्यापक बनाने के लिए जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ बढ़ाया, जो खिलाफत को बहाल करने की मांग थी, जो पैन इस्लामिस्ट का प्रतीक था, जिसे हाल ही में तुर्की के शासन कमाल ने समाप्त कर दिया। तो आपने क्या बताना है इसमें कौन से करेक्ट हैं? अगर यहां पर बात की जाए तो टोटली यहां पर जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल ही गलत है। जो स्टेटमेंट 2 है वो यहां पर रॉन्ग है। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। इट्स मींस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, जो ऑप्शन 2 था स्टेटमेंट की उपनिवेशवाद की इच्छा रखने वाले भारतीयों को स्कूल, कॉलेजों, कानून अदालतों में जाने से रोकने के लिए कहा गया और करों का भुगतान नहीं किया गया। यह भी कहा गया था कि स्वैच्छिक संघ त्याग करेंगे। यह लाइन जो है स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यह खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खिलाफत मूवमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920 महात्मा गांधी की लीडरशिप में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। सेकंड स्टेटमेंट खिलाफत मूवमेंट सी कि इसमें जो अली ब्रदर्स है, मोहम्मद और शौकत अली, इन्होंने चलाया। और तो आपने क्या बताना? थर्ड, 1921 से 1921 मतलब 1921 में 396 हमले हुए, जिसमें 6 लाख लेबर और 7 मिलियन कार्य दिवस का नुकसान हुआ। तो यह है स्टेटमेंट थर्ड। तो आपने क्या बताना है कौन से सही है इसके अंदर? अगर बात की जाए खिलाफत मूवमेंट की तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिमांड्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या? तुर्की सुल्तान या खलीफा को तत्कालीन ओटोमन एम्पायर में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो ये है कि जजीरत उल अरब को मुस्लिम संप्रभुता के तहत रहना चाहिए। थर्ड जो है हमारी स्टेटमेंट,
खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र के साथ छोड़ना चाहिए ताकि वह इस्लामी विश्वास की रक्षा कर सके। तो इस खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ, तो अब हमने बताना है इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए ओनली 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, जबकि यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट ये खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, खासकर हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और यूपीएससी के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान जो प्रजामंडल हिमाचल में भी चला ये वाला किस्सा, कब श्रृंखला स्थापित की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो है रियासतों में राष्ट्रवादी पंथ को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो सभी राष्ट्रवादियों के लिए धोती कुर्ता पहनने की परंपरा को बढ़ावा देना। और थर्ड 1927 के साइमन कमीशन का विरोध करना। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहां पर हम बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। कौन सी, वो है हमारी टू प्रमोट द नेशनलिस्ट क्रीड इन द प्रिंसली स्टेट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। रियासतों में राष्ट्रवादी पंथ को बढ़ावा देना, उसी के मद्देनजर प्रजामंडल की शुरुआत हुई। वो चाहे फिर हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे हमें यहाँ पर पहाड़ी स्टेट में भी देखने को मिली चीजें। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन, और हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डू और डाई फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, गांधी, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द वायसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवर, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसमें जो बिल्कुल सही जवाब है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने उड़ीसा में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और बालासोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जी हाँ, ये पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है गोपा बंधु चौधरी, सेकंड तरुणाराम फुकन, सी एनसी बारदोलोई और ऑप्शन डी जादू नंदन शर्मा। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें हल्का सा, शायद आप हिस्ट्री उड़ीसा की ना जानते हो, तो इसमें भी जो हमें चीज देखने को मिलेगी वो है हमारे फर्स्ट, ये वहां पे स्थानीय लीडर है वहां कर जो बहुत फेमस हुए थे। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए गोपा बंधु चौधरी, जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन इसका, शायद आप सभी को पता हो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्लोगन किसने दिया था? यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो है सुभाष चंद्र बोस, जिसके ऊपर अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी मूवी आई गुमनामी, जरूर देखिएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो की है 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ताम्लुक जाति सरकार के पहले सरबदियन कौन थे? मतलब यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिली, जो ताम्लुक जातीय सरकार है, जो यहां पर जो नेशनल गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहां पर ये सरकार जो है वो किसने, जो कि मिदनापुर के तमलुक उप विभाजन में एक विद्रोही राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने में मदद की थी, तो वो कौन था? यहां पे बात की जाए ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह, जो कि मोहन सिंह बाखना पूरा नाम है इनका, रास बिहारी बोस, सतीश सामंता, और डी जो डी है वो हमारा मातंगिनी हाजरा। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश सामंता। ये भी वहां के बहुत ही ताम्लुक जाति, जब ये मुद्दा चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की यहां बात की जाए तो सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में, भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसमें भी हमें कौन से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, नाना पाटिल, नाना साहब, सतीश सामंता और के.टी. भाष्यम। अगर बात की जाए तो 2 बार नाना आया तो इसका मतलब साफ है कि ऑप्शन ए और बी में से बनेगा। तो यहाँ पर नाना पाटिल या नाना साहब है। नाना साहब आपको पता है मुगलों के टाइम के आसपास की बात है, दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए, नाना पाटिल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जापानियों ने युद्ध के कैदी के रूप में लिया था और एक जापानी सेना अधिकारी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ काम करने में राजी किया? जी हाँ, जहां से हमें क्या चीज स्टार्ट देखने को मिलती है आपको पता ही होगा, ये सुभाष चंद्र बोस के टाइम पीरियड की बात है। और इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, लक्ष्मी सहगल, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस, जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है रास बिहारी बोस, क्योंकि रास बिहारी बोस के बाद जुड़ेंगे इससे कौन? सुभाष चंद्र बोस। दैट्स व्हाई आंसर इज डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा ही नहीं था? तो ये सबको पता होगा, एम के गांधी, सुखदेव, भगत सिंह या राम मोहन राय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास की बात है ये। तो इसमें से आंदोलन मतलब कौन सा सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं था? देखिए, इससे पहले भी हमें सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ये चीज देखने को मिल रही है, लेकिन इन सबसे पहले अगर यहाँ ऑप्शन वाइज बात करें तो यहाँ पर आंसर आएगा राम मोहन राय। अब बात आती है कि जो राम मोहन राय है, ये वही राम मोहन राय है जिनको राजा का टाइटल मिला था अकबर सेकंड से, और इनकी डेथ भी हुई थी इंग्लैंड में। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में। जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि मार्च 1942 में गठित हुई, उसका अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, यहाँ पे बात की जाए रास बिहारी बोस, अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले तो अरविंदो घोष, जो कि राजनीति से ऑलरेडी संन्यास ले चुके थे। और आपने बताना कि कौन सी घटना के बाद अरविंदो घोष ने यहाँ पर संन्यास लिया। फिर सुभाष चंद्र बोस, वो ऑलरेडी किससे अपनी पार्टी से जुड़ चुके थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव है, तो दैट्स वाई इसमें जो बच गया ऑप्शन वो है कौन? रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं सीरीज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में भूमिगत आंदोलन मतलब अंडरग्राउंड और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं है? जी हाँ, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुण आसफ अली या आर.पी. गोयनका। तो आप सबको पता होगा जेपी नारायण इज द राइट आंसर, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी। तो ये थे बच्चों महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट से टफ क्वेश्चन। आपको इस सीरीज कैसे लगी जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी दर्पण को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर।